Welcome to your SST class, dear students. Today we are going to start our civics part and chapter 32, the judiciary. So first of all, write down today's day and date on the topic, and let's start. In this lesson, mainly we focus on the topic Supreme Court, High Court and Subordinate Court. So let's start to read. There are three organs of the government, namely the legislature, the executive, and the judiciary. It is the third organ or the judiciary that delivers justice and punishes those who violate laws. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट के थ्री मेन ऑर्गन हैं. फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर क्या है? जो दैट मेक लॉ, जो कानून को बनाता हो. देन द एग्जीक्यूटिव, दैट इम्प्लीमेंट द लॉ, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता हो. देन फाइनली द जुडिशरी, टू प्रोटेक्ट द लॉज, यानी कि जो कानून की रक्षा करता हो या जो कानून को तोड़ने वाले होते हैं उनको पनिश करता हो. तो ये थर्ड ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, जुडिशरी पार्ट, जो जस्टिस डिलीवर करता है यानी कि न्याय दिलवाता है, एंड पनिशेस दोज, उनको पनिश करता है जो लॉज को वियोलेट करते हैं. इन इंडिया, इन ऑर्डर टू रिटेन इट्स impartiality, the judiciary is independent of the executive and the legislature. और इंडिया में अगर हम इसकी इम्पार्शलिटी की बात करें, सॉरी इंडिया के अंदर मतलब इसकी कोई भी यानी कि इसकी बिल्कुल इम्पार्शियलिटी है कि जो जुडिशरी पार्ट है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. मतलब उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का कोई दबाव नहीं होता. जुडिशरी अपना फ़ैसला उनको सुना सकती है, लेकिन उनको जुडिशरी का फ़ैसला मानना पड़ेगा. लेकिन जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हैं वो किसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर फ़ैसला बदलने के लिए दबाव नहीं बना सकते. ठीक है, यानी कि जो लोग एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव में काम करते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है जुडिशरी में, लेकिन जुडिशरी के खिलाफ ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते. इन द जुडिशियल हायरार्ची ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द टॉप मोस्ट पोजिशन. ओके, और जुडिशियल पार्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है. बिलो इट आर द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट. उसके बाद उससे नीचे हाई कोर्ट आते हैं जो कि स्टेट लेवल तक वर्क करते हैं. द डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसके बाद जो उससे छोटे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं या डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी किसी एरिया में सिटीज़ में आते हैं उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है. वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वर्क करते हैं. In case a person is not satisfied with the verdict of a court, she is allowed to appeal to a higher court. और सपोज करो कि कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. मतलब उससे ऊपर वाली कैटेगरी में वो अपील कर सकता है. ऑफ द टू टाइप्स ऑफ केसेस, सिविल केसेस आर दोज विच डील विद dispute on property, inheritance, etc., while criminal cases deal with crimes such as theft, murder, kidnapping, etc. जब तो केसेस भी दो तरह के होते हैं. सिविल केसेस जो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस किसी विरासत से रिलेटेड है कि आपका हक कहाँ है और कहाँ नहीं, मतलब जिसमें दंगे फसाद नहीं होते हैं, सिर्फ अपना हक मांगने के लिए जहाँ आप केस करते हैं, अपना राइट मांगने के लिए आप केस करते हैं, तो उसको सिविल केस कहा जाता है. लेकिन क्रिमिनल में क्या आ गया? क्राइम वर्ड क्या होता है? अपराध होता है ना. तो जिसमें कोई क्राइम किया गया हो, कोई चोरी कर दी, कोई किसी को मर्डर कर दिया, कोई किडनैपिंग कर ली, कोई भी ऐसा वर्क जो क्राइम की कैटेगरी में आता है, उन सभी केसेस को क्रिमिनल केसेस कहा जाता है. नाउ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. Located at New Delhi, the Supreme Court is the highest court in the country. Is that clear?
इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ composed of the Chief Justice of India along with not more than 25 judges। तो कौन कौन होता है सुप्रीम कोर्ट में? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक तो इसमें चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ 25 लोगों की एक और टीम होती है। ओके, मतलब आप ये कह सकते हो, सॉरी, कि 24 अदर पीपल हैं, अदर जजेस हैं, और 1 उसमें से क्या होगा, एक चीफ जज होगा। तो टोटल जो जजेस बैठते हैं 25 जजेस आर देयर, 25 मेंबर बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता है और 24 अदर मेंबर्स होते हैं। These judges are appointed by the President on the advice of the Council of Ministers and the sitting judges of the Supreme Court। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जज हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। इसके लिए वो एडवाइस किसकी लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं, और या फिर जो सिटिंग जज या फिर जो उससे पहले जो जज काम कर रहे होते हैं वहाँ, उन जजेस की एडवाइस लेते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। अनलेस रिमूव्ड अर्ली बाय द पार्लियामेंट दीज जजेस होल्ड ऑफिस टिल दे आर 65 ईयर्स ऑफ एज। वैसे तो ये जज जो होते हैं वो 65 ईयर की एज तक कोर्ट के अंदर बैठ सकते हैं, मतलब अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो इनको टाइम से पहले अर्ली रिमूव कर सकती है। तो अगर इनको टाइम से पहले पार्लियामेंट से रिमूव ना किया जाए तो ये 65 ईयर तक अपनी पोजीशन पर रहेंगे। एंड आपको पता ही है जो आपका सुप्रीम कोर्ट है दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। नाउ जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The jurisdiction of the Supreme Court means the area over which its legal authority is applicable। अब जुडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर देने का दायरा है वो कितना है, ठीक है, यानी कि उसकी लीगल अथॉरिटी कहाँ तक एप्लीकेबल है, कितनी एप्लीकेबल है, दैट इज जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुडिक्शन, अपील जुडिक्शन एंड द एडवाइजरी जुडिक्शन फॉर्म द 3 टाइप्स ऑफ जुडिक्शन। सबसे पहले तो 3 तरह की जुडिक्शन होती है, यानी कि 3 तरह की लीगल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास। फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन, यानी कि खुद अपना फैसला सुनाने का हक है। सेकंड अपील जुडिक्शन, यानी कि जो हाई कोर्ट की अपील किए हुए केस होते हैं सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंचते हैं, उनको सुनने का हक है सुप्रीम कोर्ट को, अपील जुडिक्शन। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन, यानी कि थर्ड लेवल पे एडवाइस भी करता है सुप्रीम कोर्ट। समटाइम जब प्रेसिडेंट अपना कोई फैसला लेता है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी एडवाइस लेता है, तो एडवाइस करने का लीगल अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो 3 तरह की पावर है। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट इन डिटेल। ओरिजिनल जुडिक्शन इंक्लूड्स केसेस विच कैन ओनली बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये वो केसेस है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है और अपना फैसला सुनाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 or 2 more स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 or more states ऑन वन साइड एंड 1 or more स्टेट ऑन द अदर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और 1 या 2 स्टेट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या फिर अगर यूनियन गवर्नमेंट और एक तरफ, एक तरफ तो 1 or more यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट एक तरफ हों और
एक स्टेट में दूसरी तरफ हो, यानी कहने का मतलब स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई झगड़ा है, सपोज करो अगर पंजाब और हरियाणा का कोई झगड़ा है, ठीक है, स्टेट के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो इस तरह का जो झगड़ा होगा, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स वो झगड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर निपटाया जाएगा। मोर ओवर केसेस डीलिंग विद violation of fundamental rights कम अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन। इसके अलावा जो हम लोगों को ह्यूमंस को हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, 6 फंडामेंटल राइट, और अगर कोई हमसे हमारे फंडामेंटल राइट को व्यूलेट करता है, छीनता है, ठीक है, हमें हमारे अधिकार नहीं देता है, तो उनकी अगेंस्ट जो डीलिंग होती है, उनके अगेंस्ट जो केस फाइल किया जाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, जो कि ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। नेक्स्ट वन इज इन सच केसेस द कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। तो इन केसों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, मतलब इन पे मतलब इनके जो राइट्स हैं उनको रोक भी सकता है, उनके ऊपर रोक भी लगा सकता है। अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अपीलेट जुडिक्शन। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, वो अपील जो हाई कोर्ट की अगेंस्ट फाइल की जाती हों, ठीक है, कि मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना केस जो है हाई कोर्ट में लड़ा है, बट उसने हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो उस केस को हाई कोर्ट से खुश ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो उस तरह के केसेस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होती है और उसे अपीलेंट जुडिक्शन कहते हैं। दीज केसेस आर रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर इन केसेस को दोबारा से रिव्यू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, विच देन पासिस न्यू वर्डिक्ट्स, और फिर उसके लिए दोबारा से नया फैसला सुनाया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट दस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील करने वाला एक लास्ट कोर्ट है या हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू इट्स फंक्शन एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड जो इसका फंक्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन, उस फंक्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर के रूप में भी कह सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक भी कह सकते हैं हम इसको, या उसके अंदर क्या चेंज करना है, क्या इंटरप्रेट करना है, वो भी एडवाइजरी जुडिक्शन में आता है। इट एडवाइजेज द प्रेजिडेंट ऑन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ होते हैं, कोई नया कानून पास हो रहा है, कोई नया कानून बनाना है, तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है उसको एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट देता है। द लोअर कोर्ट्स आल्सो यूज इट्स जजमेंट एंड डिसीजन एज प्रेसिडेंट्स वाइल हियरिंग केसेस। हालांकि जो लोअर कोर्ट हैं वो खुद अपनी जजमेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस सुने जाते हैं ना उनको एज ए प्रेसिडेंट रखते हैं। मतलब कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लड़ा गया और उसके लिए कोई फैसला सुना दिया जाता है, तो उसी को ही आधार बना के अगर वैसा ही कोई केस किसी छोटे कोर्ट में आ गया, तो जैसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था लगभग वैसा ही फैसला लोअर कोर्ट सुनाएगा, ठीक है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट को भी एडवाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो फैसला सुनाया जा चुका है या जो मतलब कानूनी प्रक्रिया चलती है उसका रिव्यू ले सकता है, विच इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर टू एंश्योर दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और उसमें हम अगर एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे कानून जो कि लेजिस्लेचर पास कर देती है, ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है, तो उनका रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, चेक कर सकता है कि क्या ये वाकई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, या फिर ये जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनवाने के लिए ऐसा फैसला दे रही है।
तो ये चेकिंग भी सुप्रीम कोर्ट करता है। नाउ द हाई कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन अ स्टेट। द हाई कोर्ट consists of the chief justice and other judges who are appointed by the president after consulting the governor of the state and the chief justice of the supreme court। तो डियर स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट जो क्या है, एक स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और इसके अंदर कौन रहता है, एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अदर जजेस भी होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कंसल्ट किससे करता है वो, इसके लिए जो गवर्नर होता है स्टेट का उससे, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनसे एडवाइस लेकर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। दीज जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। उनकी एज क्या थी, 65 ईयर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 ईयर की एज तक रहते हैं, बट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी लिमिट क्या है, दे रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। A single high court can be responsible for judiciary in 2 or more states। कई बार एक सिंगल हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओनली वन कोर्ट इज़ देयर फॉर पंजाब एंड हरियाणा। पता है ना आपको कि पंजाब का भी हाई कोर्ट वही है और हरियाणा का भी वही है, जिसे सेम नाम दिया गया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। Apart from hearing original cases, the High Court also solves certain dispute concerning the fundamental rights and elections। तो हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस आते हैं, एक तो ओरिजिनल केस जो कि उसके लेवल तक आते हैं स्टेट लेवल के, दूसरा कई बार जो फंडामेंटल राइट्स पर जो कोई डिस्प्यूट होते हैं उनको भी हियर किया जाता है, या इलेक्शंस को लेकर कई बार कुछ जो झगड़े होते हैं उनको भी हाई कोर्ट ही सुलझाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सॉरी, जस्ट ए मिनट। Okay, yes, this is the next part। People who are dissatisfied with the verdict of the subordinate courts appeal to the high court, which also supervise and monitor them। तो जो लोग subordinate court से satisfied नहीं होते, dissatisfied होते हैं, उनके उनके खिलाफ जो अपील है वो भी हाई कोर्ट में सुनी जाती है, जिनको हाई कोर्ट जो है सुपरवाइज भी करता है और मॉनिटर भी करता है। द proceeding and decisions taken here are recorded and properly maintained for future reference। तो जितने भी प्रोसीडिंग्स होती है, डिसीजन होती है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उनमें उन केसेस की जो हियरिंग होती है उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाता है और मेंटेन रखा जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कोई केस आ जाता है तो उसके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाए। और इसी के ज़रिए ही ये अपने छोटे कोर्ट होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, उनकी हेल्प करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज subordinate court। Subordinate courts, these courts work below the high court and hear both civil and criminal cases। subordinate court हाई कोर्ट के नीचे वर्क करते हैं और दोनों तरह के फैसले सुनते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस। while the highest civil court in the district is the district court, the session court is the highest criminal court। तो डियर स्टूडेंट्स, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिविल कोर्ट के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट माना गया है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और क्रिमिनल केसेस के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको सेशन कोर्ट कहा जाता है। देयर आर स्टिल लोअर कोर्ट्स एट द विलेज लेवल सच एज न्याय पंचायत। विलेज लेवल पर भी एक कोर्ट होता है जिसे कि न्याय पंचायत कहा जाता है। नाउ एन इम्पार्शल जुडिशरी। अब हम देखते हैं कि इम्पार्शल इसलिए कि जिसमें कोई पार्शियलिटी ना हो, यानी कि कोई पक्षपात ना हो, ठीक है। और हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है, इम्पार्शियल है, जिसमें किसी तरह की कोई पक्षपात नहीं होती, किसी का कोई लेना देना नहीं होता,
जो जुडिशरी अपने फैसले देती है वो खुद से देती है, अपने केस को अच्छे से जज करके फिर देती है। टू एंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इन अ कंट्री द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इम्पार्शल जुडिशरी इज़ नेसेसरी। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक कंट्री के अंदर अगर हम कानून की रक्षा करना चाहते हैं, सबको इक्वलिटी देना चाहते हैं, तो इसके लिए एक इम्पार्शल जुडिशरी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए अच्छे से। एज अ रिज़ल्ट द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो एज ए रिज़ल्ट जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। ठीक है, लेजिस्लेटिव में वो लोग आते हैं जो कानून बनाते हैं, जैसे कुछ नेता लोग हो गए हैं, है ना, हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हो गए हैं। और एग्जीक्यूटिव में वो लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, है ना, जो कर्मचारी हो गए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ना तो किसी इन दोनों में से किसी भी पार्ट का जुडिशरी के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि जुडिशरी जो है अपने फैसले देने के लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जजेस इन इंडिया कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट थ्रू impeachment so as to ensure that they cannot be influenced easily। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो जजेस हैं ना उनको इतनी अच्छी पावर दी गई है कि एक नेता से भी ज़्यादा पावर उनकी होती है, कोई भी नेता उन पे ऊपर दबाव नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, उनको उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता। अगर कोई ऐसा केस आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है हमारी, वो डिसीजन पास करेगी, एक इम्पीचमेंट पास करेगी। ठीक है, यानी कि उसके अगेंस्ट जो एक नियम है वो पास करेगी, उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ उनको हटाया नहीं जा सकता, जिससे कि यानी कि वो अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब इसीलिए जो जजेस हैं वो किसी के दबाव में रहकर वर्क नहीं कर सकते, वो अपनी फ्रीडम से वर्क करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ दिस इज़ योर टास्क, यू विल find out question answer and exercise of this lesson।